प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो चाइना ऑलरेडी एक विशालकाय बरगद बन चुका था। तो ऐसा नहीं था कि इनके दौर में ये देखते रह गया चाइना उतना बड़ा हो गया। तो इन चैलेंजेस में दूसरा, इकोनॉमी में किसी भी इश्यूज़ को अगर आप देखेंगे ना तो उसमें ओपिनियन अलग अलग होता है। ऐसे करना चाहिए, रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट घटाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव चीज़ें नहीं होती, सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं। उन सब्जेक्टिव कंडीशन में कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे होते हैं जो अलग राय देंगे, दूसरे दूसरा के देंगे। लेकिन ये क्राइसिस जब इस तरह का आ गया जिसमें जैसे आपके देश के इकोनॉमी के क्या बाकी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसमें चैलेंजेज आ रहा है, उन सारे पैरामीटर्स को अगर आपको उठाकर देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर में आप ठीक नज़र आ रहे हैं। ये क्राइसिस ऐसी है जिसमें सरकार बहुत कुछ कर नहीं सकती थी, बहुत कुछ क्या कुछ नहीं कर सकती। आज मैं सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर ये क्राइसिस कब खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझसे नहीं, आपको ये सवाल किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि वो दोनों करने क्या वाले हैं। अच्छा, ईरान और अमेरिका। हाँ, कि अगर इस तरह की अगर क्राइसिस हो तो उसमें चैलेंजेस निश्चित तौर पे। ठीक। थर्ड, सोशल। नहीं, सोशल में जैसे इस एग्ज़ाम वाले की ही बात सौरभ कर लें तो कोशिश यही की गई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, फिर आपने एक सेटअप बनाया, उस सेटअप ने कई सारे एग्ज़ाम अच्छे कराए, ये ख़राब हुआ। 2024 में जब हो गया था तो दोबारा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट समझें कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको क्वेश्चन सेट करना है, वो अगर बेईमान निकल गया, क्वेश्चन ट्रांसलेट करना है, वो बेईमान अगर निकल गया तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर से, किस सेटअप से, किस स्कैनिंग के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मैं बेईमानी करूंगा या नहीं करूंगा अगर मेरा पहले का बैकग्राउंड नहीं है। जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी और इंश्योर भी करना पड़ेगा कि दोबारा ना हो, कैसे भी करिए। आप ये बताइए कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैं आगे क्या बोल दूंगा, आप क्या जानेंगे? मैं सारी बातें मान ली। मैं कह रहा हूँ कि आप देश के शिक्षा मंत्री हो, मैं आपसे पूछूं, मैं स्टूडेंट हूँ, सर अगली बार पेपर लीक तो नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा, यही होगा ना? तो यही बिल्कुल इंश्योर करना नहीं। और उसके बाद अगर इस तरह की बेईमानी के द्वारा हो जाए तो आपको क्या कहेंगे कि कहाँ लैप्स हुआ, क्या करना चाहिए? ये कहना चाहिए मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये बात कोई सरकार ऐसे बोलेगी, अब मैं गारंटी नहीं दे सकता, वही अपने तरफ से कोई कुछ। देखिए, जो इकोनॉमी पे आप बात बोल रहे थे, देवेंद्र ने जो बात कही कि आप कोरोना का दौर याद कीजिए, एक कोई इकोनॉमिस्ट बताइए जो कह रहा था कि आप जो है फिस्कल प्रूडेंस जो है या आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी चिंता कीजिए और आप ज़्यादा जो है बड़ा पैकेज मत दीजिए। सब एक स्वर से कह रहे थे कि भूल जाइए फिस्कल डेफिसिट को, खोल दीजिए, खर्च कीजिए, आप नोट छापिए। देखिए अमेरिका को इतनी बड़ी इकॉनमी है, डॉलर छाप रहे हैं, आप क्या कर, मतलब रोज आलोचना होती थी मोदी की। आज कोरोना के बाद पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे सही कदम भारत ने उठाया कोरोना के दौरान। इकॉनमी को मैनेज करने के लिए सबसे कम नुकसान भारत का हुआ। वो ऐसा दौर था कि ये कोई कह ही नहीं सकता कि नुकसान नहीं होगा। -13 या -27 पर एक क्वार्टर में जो है वो ग्रोथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद हम कैसे उससे निकले और उसके बाद जो है हम दुनिया के चौथे नंबर की इकॉनमी बने उस क्राइसिस से निकलकर। तो ये कहना कि वो इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है तो इसका मतलब यही सही है, बाकी कोई जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, सरकार जो कर रही है वो गलत है क्योंकि फला इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही। रघुराम राजन तो ये बोल रहे थे ना कि अगर 4.5% 5% भी ग्रोथ हो जाए इंडिया की तो आप समझिए कि बहुत बड़ा फर्क। रघुराम राजन की बात को तो ये माना गया कि अब ये तो विरोधी हो गए हैं सरकार के। इकोनॉमिस्ट तो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं भाई, दुनिया भर में जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो उनकी बात को मतलब हमारी आपकी बात की तरह तो नहीं टाला जा सकता कि इनको इकोनॉमी के बारे में नहीं मालूम है। उनके बारे में तो नहीं कह सकते कि इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते, और उन पर ये आरोप किसी आधार के बिना नहीं लगा सकते कि वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो यही माना जाएगा ना कि देश की इकोनॉमी के हित में बोल रहे हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किसकी बात मान लेनी चाहिए? तो आप इनकी बात से सहमत हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी और देशों से ज्यादा सफर कर रही है इस वैश्विक संकट में? निश्चित पहले से कर रही है, इस संकट से पहले से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इससे पहले से पैसा बाहर ले जा रहे थे। देखिए एफआईआई की बात को समझिए, वो फायदे के लिए आते, मुनाफे के लिए आते हैं। जिस बाजार में ज्यादा मुनाफा मिलेगा वहां जाएंगे। यहां हमारे यहां जो है कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स थी वो कम हो रही थी, हमारी मार्केट उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रह गई थी, इसलिए जो है जहां ज्यादा मुनाफा हो रहा था वहां जा रहे थे, अब भी जाएंगे। ठीक है।
तो ऐसा नहीं भाई, एक समय ऐसा भी था अमेरिका से पैसा निकल रहा था। सर कमिंग बैक टू राहुल गांधी, क्या तीन, क्योंकि लेकिन उनकी बात के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी था ना। समझे कि देश में क्या ऐसे हालात बने हुए हैं जिनको वो भुना पाए, ऐसा कोई मुद्दा है जिसको वो भुना पाए? नहीं, अगर वो ऐसा मुद्दा हो तो भी वो नहीं भुना पाएंगे। और मुद्दा मेरी समझ से तो है नहीं ऐसा कि कोई जो है क्रांति होने वाली मुद्दा है नहीं है, वो भुना या पाएंगे सुनामी आने वाली है। नहीं, देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी ना, क्रिएट करने वाली बात, वो ये क्रिएट करने वाली बात है। अब जनरल रिएक्शन पूछिएगा लोगों से, स्ट्रीट पर, गांव में, शहरों में, कस्बों में, प्रदीप जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो लोग कहेंगे कि सबसे पहले कौन भांप लेता है कि सत्ता बदलने वाली है? तो लोग कहते हैं कि अधिकारी भांप लेते हैं सबसे पहले कि बदलने वाली है, अधिकारी पाला बदल देते हैं, तो समझ जाइए कि सत्ता बदलने वाली है। तो ये क्रिएट कर रही है स्थिति। राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बदल रही है, जुडिशियरी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम अब हमको रिपोर्ट कर रहा है, अंदर से हमको खबरें आने लगी हैं, ताकि जनता ये समझे कि अधिकारी बदलने शुरू हो गए हैं, तो हवा बदलनी शुरू हो गई है। मतलब ये हो सकता है कि इतनी दूर की कौड़ी उन्होंने नहीं सोची हो, लेकिन ये कहने का मतलब ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है कि ये हो, उनको किसी ने समझाया हो कि इस तरह की आप मैसेजिंग करिए जनता के बीच में, ये मैसेज जाए कि अब हवा बदल रही है, अधिकारी लोग इनको छोड़ करके। बात तो आप भी सबसे करते हैं और सब लेवल पे करते हैं, तो कोई हवा बदल रही है? देखिए कुछ लोग तो निश्चित रूप से है ना भाई, एक यहाँ कुछ लोग तो अधिकारियों में भी बैठे हुए हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं। ज्यादा कौन से मिलते हैं? देखिए दिल्ली में तो ज्यादा संतुष्ट लोग हैं। अच्छा ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की बात ही करेंगे। आम पब्लिक लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही, क्या कर रही, इस पर कभी नहीं जाता। और ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा दर्द भी वैसे नरेंद्र मोदी ने इस रूप में दिया कि पहले के ब्यूरोक्रेसी को, सौरभ अगर आप देखें तो 12 बजे आते थे, ऑफिस आए, 1-1.5 घंटा चाय कॉफी हुआ, कुछ टीवी भी देखे, उसके बाद निकल के घर लंच किया, आराम करें, और उसके बाद जिम खाना क्लब में पहुंच गए। अब यहाँ पे 9:30 में जाइए और 9:30 में जाके अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, और फिर रात में जब निकलना है तो थंब इम्प्रेशन दीजिए, और सैटरडे संडे भी भूल जाइए। तो ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा हिस्सा तो है जिसको ये पसंद नहीं आता। आज का प्रोग्राम देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि हमने राहुल गांधी की बात को सीरियसली नहीं लिया। बिल्कुल सीरियसली लिया, हर पैमाने पर डिस्कशन किया। एक चीज और सौरभ कि इकोनॉमी के हिसाब से एक छोटी बात आपको बताऊं कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है ना, वहाँ मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एक बार में 8-8 हज़ार लोगों को ले ऑफ कर रही है, नौकरी से निकाल रही हैं। वहाँ पर यह स्थिति है। सजादा भी कहेंगे कि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप लोग तो सब लोग जो वहाँ बैठे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इंडिया के उस सेक्शन में आते हैं, उस लेयर में आते हैं जिसको बहुत संकट नहीं देखने पड़ते, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ सेटल है। आम आदमी, बिल्कुल जो बेसिक आदमी है, जो ज़मीन पे है, बिल्कुल वो अगर तकलीफ उसको होगी तो वोट भी सबसे ज़्यादा वही देता है। आप वोट देने नहीं जाएंगे चलेगा, वो जाता है, उसको तकलीफ अगर होगी तो वो देगा तकलीफ, वो पास ऑन करेगा। वो अगर उसको उतनी तकलीफ हो रही होती तो बर्दाश्त भी ज्यादा करता है हमसे, आपसे। हाँ, लेकिन हम आप जल्दी नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग रोप देता, कोई भी सरकार, अगर वो उसको तकलीफ हो रही होती तो अब तक उसने बता दिया होता। बिल्कुल, वही तो कह रहे, कहीं तो कोई लक्षण तो दिखे। मैं तो शुद्ध रूप से उसी वाला हूँ, मैं तो उसी कैटेगरी वाला हूँ। अभी मैंने आपने एक ही थान के सिवाय माना जाएगा। चलिए सर।